ऑल और नन लॉ समझ में आ गया हमारे? पक्का? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? उनसे लिए मैंने कहा ना अकेले में बैठ जाना, उनके लेवल को थोड़ा डाउन मत करो, तो हम लोग अलग बैठ जाएंगे, हम आपके लेवल को ऊंचा कर देंगे वहां पे बैठ के। नहीं, वो अब हमारा टैलेंट है। फेसिकल्स क्या चीज होती है? पूरी मसल का एक ग्रुप या पूरी मसल? मसल इन इटसेल्फ इज अ बंडल। तो बंडल ऑफ ए बंडल, बंडल ऑफ ए बंडल और सिंपली अ बंडल? बंडल ऑफ ए बंडल है नहीं? बंडल ऑफ ए बंडल इज ए फेसिकल, राइट। फेसिकल में मोटर नर्व फाइबर नहीं है, फेसिकल में मोटर नर्व फाइबर नहीं है, तो विल इट बी कॉल्ड एज मोटर यूनिट? नहीं? अच्छा, अगर मोटर फाइबर है और फेसिकल भी है और फेसिकल भी है, तो उसके अंदर जितने भी फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सब एक साथ होंगे। जिस इंटेंसिटी पे एक कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी इंटेंसिटी पे सब कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्या दो फेसिकल्स सेम इंटेंसिटी के भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे? दो फेसिकल्स एक ही इंटेंसिटी पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे? मीन्स 15 किलो ये भी और 15 किलो ये भी? नहीं? या हाँ? नहीं, मैंने नहीं फंसाया, मैं क्या को फंसाता, आप खुद फंसे हुए, फिजिकल एजुकेशन में आए तो फंस गए आप जी। हैं क्या चीज? एक बंडल, अगर एक बंडल 15, एक मोटर यूनिट 15 उठा रहा है तो दूसरा मोटर यूनिट भी 15 उठाएगा, ऐसा अमित साहब कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, हैं? सर आए थे सर, तो अभी कहीं चले गए इधर ही, तो त्योहार भैया वहाँ पे उनको बोल रहे थे कि क्लास लेना है, अगर मतलब सर ने क्लास जब छोड़ दी तो। अच्छा ठीक है, हाँ तो ठीक है, कह रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, तो मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूँ अपना। एक मोटर यूनिट में ऑल और नन लॉ लगता है, इज इट ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू, राइट। दूसरे साथ में जो एक और फेसिकल उसके है, एक और मोटर यूनिट है, उसमें भी ऐसे ही लग रहा होगा। उसके साथ एक और जो है उसमें भी ऐसे ही लग रहा होगा। जितने भी फेसिकल्स होंगे, मोटर यूनिट होंगे, वो सब ऐसे ही लग रहे होंगे, राइट। मेरा सवाल ये है, जो एक मोटर यूनिट में अगर 10 किलो वजन उठाने की ताकत जनरेट हो रही है, तो उसके तो सारे फाइबर्स में हो रही है 10 किलो। क्या बराबर वाले फेसिकल में भी 10 ही किलो की हो रही है? कंपल्सरी है? इट इज पॉसिबल, है ना। इसके दो तरीके हो सकते हैं, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस। अच्छा, एक पूरे मसल बंडल में क्या सारे मोटर यूनिट्स एक से फायर कर रहे हैं? सब अलग अलग कर रहे हैं, राइट। सब काम कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है और नहीं भी है। ये पॉसिबल कब है? पॉसिबल कब है? या तो इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए या फिर लेबोरेटरी कंडीशन हो, तब ऐसा हो सकता है कि पूरी मसल एक साथ फायर कर दे, राइट। आप लोगों को मैंने एक बार पहले बताया था, डिस्कस किया था हमने और आपने, कि एक मेल की मसल निकालो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, एक फीमेल की निकालो, राइट। दोनों की क्षमता जो है वो वजन उठाने के लिहाज से दोनों की क्षमता बराबर की है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर
मसल निकालो आप, उस तरीके को कहते हैं बायोप्सी। का बात करी थी ना हम लोगों ने, राइट। वो बायोप्सी से आप मसल निकालो तो 13 से 18 किलो ये मसल भी उठाएगी, 13 से 18 किलो ये मसल भी उठाएगी। कैरेक्टरिस्टिक सेम है, क्षमता भी सेम है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो वज़न अलग अलग उठते हैं, है नहीं। उसके फिर बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उसकी कोई ज़रूरी नहीं है कि वही वजह हो, उसकी बहुत सारी और वजह हो सकती हैं, लेकिन कैपेबिलिटी जो है वो सेम होती है। कैपेबिलिटी में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, राइट। इसी तरीके से 2 मेल्स और 2 फीमेल्स के बीच में भी डिफरेंस मीन्स ज़मीन आसमान का भी हो सकता है। उसमें बहुत बड़ी वजह हो सकती है ट्रेनेबिलिटी, यानी किसकी कितनी लंबी ट्रेनिंग है, स्पेसिफिक उस फील्ड में उसकी कितनी है और दूसरे वाले मेल की कितनी है उसी फील्ड में, अगर है तो, और नहीं तो दूसरे किसी स्पोर्ट्स का है, किसी और एक्टिविटी का, या बिल्कुल नहीं है किसी एक्टिविटी का, लेकिन दोनों की मसल को निकाला जाए अगर बाहर बायोप्सी से तो सेम है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो सेम नहीं हो पाता। उसकी बहुत बड़ी वजहों में से एक वजह आपका मोटर यूनिट की फायरिंग भी होती है, मोटर यूनिट की फायरिंग भी आपकी होती है, राइट। तो आपको ये ऑल और नन लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसमें फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स अक्सर कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं वो मैं वजह आपको बता देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि क्लासरूम सेटिंग में जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ ऑल और नन लॉ को यहाँ तक पढ़ा करके छोड़ देते हैं, आम तौर से यहाँ तक पढ़ा के छोड़ देते हैं कि एक मोटर यूनिट में सारे फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक साथ करेंगे, नहीं तो एक भी नहीं करेगा, और पढ़ा के छोड़ देते हैं बस। अभी हम लोगों ने क्या बात करी, हमने सिर्फ ये बात नहीं करी बल्कि हमने ये भी करी कि उसके आसपास के फेसिकल्स कैसे काम करेंगे। अच्छा, सिर्फ हमने इतना नहीं किया, हमने ये भी किया कि पूरा मसल बंडल भी कैसे काम करता है, राइट। अच्छा, हमने पूरे मसल बंडल को भी कवर किया, तो अब हमारा ऑल और नन लॉ का टॉपिक अब हमारा कवर हो गया। अब आप लोग जो है वो इसमें धोखा नहीं खा पाओगे अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका आएगा तो। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ें थोड़ा सा, राइट, वेरी गुड। इसको थोड़ा गौर से, और जितना थोड़ा गौर से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़े गौर से थोड़ा ज़्यादा। बिल्कुल, लाइट बंद कर दिए सब, लाइट बंद कर देना यार मानव। देखिए हमारे पास यहाँ पर चार टेक्निकल टर्म्स हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर एंड न्यूट्रलाइजर। मसल्स जो हैं वो अपना फंक्शन करती हैं, बहुत सारे फंक्शंस करती हैं वो। ये मसल्स के रोल्स हैं। रोल का मतलब है कि मसल्स जो हैं वो मिल करके कितने काम एक साथ कर पा रही हैं। मसल्स का बेसिक काम जो है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर आपको कहीं मीन्स सवाल आता है तो इस पे वो करिएगा। मसल्स का मेन काम है पुलिंग, अपनी तरफ खींचना, धक्का देना नहीं। मेन काम उसका है पुलिंग, अपनी तरफ खींचना, ये उसका मेन काम है। इसको लिख लीजिए आप लोग पहले। मसल का मेन काम है पुलिंग, राइट, पुशिंग नहीं। अच्छा, 24 घंटे की दिनचर्या सोचिए, क्या दिन भर हमें सिर्फ पुलिंग की ज़रूरत पड़ती है या मीन्स हाइब्रिड मूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पुशिंग भी होती है, जॉसलिंग भी होती है। जॉसलिंग कहते हैं मीन्स धक्का मुक्की, मीन्स हर चीज़ की ज़रूरत होती है, राइट। अच्छा, अब पुशिंग भी करनी है उसको, पुलिंग भी करनी है। पुशिंग का नेचर नहीं है, पुलिंग का नेचर है, राइट। तो अब ऐसे में मसल फिर, अच्छा, सारे काम करने मस्कुलर सिस्टम को हैं, उसके बगैर काम नहीं होगा।
मस्कुलर सिस्टम के बगैर दिनचर्या की जो काम है, एज सिंपल एज ब्रशिंग योर टीथ, यानी वो बगैर मस्कुलर सिस्टम के होगा नहीं। काम उसका सिर्फ पुलिंग का है, खींचेगी। लेकिन 24 घंटे की ज़िंदगी में हमें हर तरह के मूवमेंट्स करने हैं, तो अब वो कैसे हों? तो उसके लिए हमारी मसल्स जो हैं वो कुछ रोल्स प्ले करती हैं। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, कुछ फिक्सेटर रोल अदा करती हैं, कुछ न्यूट्रलाइज़र की रोल अदा करती हैं। ये कैसे रोल्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अब आप इसको कुछ लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए जल्दी से, अगर इसके बारे में अभी जो जितना बोला मैंने। मसल्स का काम पुलिंग का होता है, लेकिन दिन भर की दिनचर्या में हमें बहुत सारे मूवमेंट्स करने होते हैं, जैसे पुशिंग, पुलिंग, जॉसलिंग, रनिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, डाइविंग। ठीक है भाई, आगे बढ़े हम लोग। राइट। तो अभी हम लोग जो है वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पे बात करेंगे। बस सिंपल हैं, लेकिन चूंकि थोड़े से ओवरराइडिंग यूसेज है, इसलिए जो है वो कहीं शायद कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को आमतौर से एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर, न्यूट्रलाइज़र, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन बाकी रह जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मीन्स मेरी क्लास में बाकी ना रहे, इन ये 40-50 बच्चे जितने बैठे हैं इनमें ना हो, है नहीं? ताकि आगे आप जब अगले 40-50 को आप पढ़ाएंगे तो फिर उनको भी जो है वो उनको ना हो। राइट, ओके, फाइन। हमारी मसल्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स में काम करती हैं। एक तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। हमारी कोई भी मसल कभी भी अकेले काम नहीं करेगी। देखिए, इस बात को मैं आपको बार बार जो है वो रिमाइंड कराता जाऊंगा, इसलिए नहीं कि आपको नहीं आता है, इसलिए कि कम से कम मेरा रिवीजन कंटिन्यूअस होता रहे कि दुनिया में जितने भी काम होते हैं, दुनिया में जितने भी काम होते हैं उनका सबका प्रिंसिपल होता है। बिना प्रिंसिपल के कोई काम नहीं होता। बिना प्रिंसिपल के कोई भी काम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बाहर से कहीं से मिरेकल हो गया कुछ। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई फरिश्ता आया था, उसने कुछ हाथ में हुर्र ऐसे किया, कोई परी आई थी उसने ऐसे कर दिया, तो तारिक मुर्तज़ा काले थे तो सुबह को गोरे हो गए। अगर हो गए हैं तो कोई प्रिंसिपल हुआ होगा, मीन्स यही दुनिया में हुआ होगा। ये काले गोरे का मसला बहुत बुरा है यार, सब अभी तक मुस्कुरा रहे हैं। मतलब इतना रंग भेदभाव क्यों है? काले अच्छे नहीं होते क्या? काले ज़्यादा अच्छे होते हैं। जितने काले हैं वो यही कहते हैं, हम बचपन से कह रहे हैं। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी काम होंगे वो सब किसी न किसी सिद्धांत पे टिके हुए होंगे। उन सिद्धांतों को आप पूरा करेंगे तो वो काम हो जाएगा। राइट। मिरेकल हम उनको कहते हैं, मिरेकल हम उनको कहते हैं जिसके प्रिंसिपल्स हमें समझ में नहीं आ रहे और वो काम हो गया। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहे है नहीं, हो जरूरी नहीं है कि दुनिया में किसी को नहीं समझ में आया होगा, बहुतों को आ गए होंगे, लेकिन उनसे आप मिल नहीं पाए, उनकी नॉलेज आप तक ट्रांसफर नहीं हो पाई। ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि नहीं पता चला हो अभी तक किसी को। अब उस पर कोई रिसर्च करेगा तो पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हजारों सालों से इंसान जो है वो इस बात पर आश्चर्यचकित था। उसके लिए मीन्स बड़े मिरेकल की बात हुआ करती थी। ये अब से 100-125 साल पहले तक ये बड़े मिरेकल की बात होती थी उसके लिए कि चिड़िया ऊपर उड़ रही है और उड़ते उड़ते मर गई, तो ये धड़ाम से नीचे क्यों गिर पड़ती है? आपके लिए हंसी की बात है। आप सोचो, मीन्स उन लोगों के लिए जिनको प्रिंसिपल नहीं पता,
तो उनके लिए बड़ी हैरत की बात है ये कि हम ऐसी ताकत से लगा के फेंकते हैं और हमारा एफर्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है, वो चीज़ वापस आके नीचे गिर जाती है। फिर भाई हमने तो ऊपर के लिए फेंकी थी, एफर्ट हमारा, पूरी मेहनत बेकार हो गई ना, धड़ाम से फिर वहीं वापस आ गए। तो ऐसा क्यों होता है, ये उनके समझ में नहीं आता, किसी के नहीं समझ में आता था। आज की डेट में ये हंसी की बात है, आज की डेट में हंसी की बात है, लेकिन क्या अब से 150 साल पहले भी ऐसे ही हंसी की बात थी? नहीं, ये बहुत सीरियस मैटर था। हम ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ पे तो थक जाते हैं, और नीचे उतरते हैं उसी पहाड़ से वही इंसान तो थकता ही नहीं है। अच्छा, इसके लिए मीन्स पूरी पूरी जिंदगी लगाई है लोगों ने सिर्फ इसी पे कि चढ़ रहे हैं, क्योंकि वो इनको दो चीज़ों को अलग समझता था, चिड़िया का ऊपर से नीचे गिरना और इंसान का पहाड़ से नीचे उतरना, ये दो अलग अलग चीज़ें समझ में आती थी उसको। अब से 500 साल पहले, 1000 साल पहले उसको दो चीज़ें अलग अलग नज़र आती थी। अच्छा, अभी जो है वो पिछले 125 से 150 सालों में ये दोनों चीज़ें एक ही हो गई। आपका पत्थर फेंकना, बॉल फेंकना एक ही हो गया अब। क्यों? अब आपको वो प्रिंसिपल मालूम चल गया। ऐसा ही है ना, राइट? तो दुनिया का कोई भी काम हो रहा है, अब वो उस ज़माने में उनके लिए मिरेकल था, आज के लिए मिरेकल नहीं है। तो आज भी आपके सामने कोई मिरेकल अगर हो रहा है, कोई भी हो रहा है, XYZ, फॉर एग्जाम्पल कोई एक मसल है वो अकेले काम कर रही है, मिरेकल है, मिरेकल है। मीन्स जो फिजियोलॉजिस्ट हैं वो इसके पीछे लग जाएंगे कि ऐसा हो कैसे रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हो रहा है। तो हो रहा है तो उसके जल्दी ही वो उसके प्रिंसिपल्स ढूंढ लेंगे कि ये हो कैसे पा रहा है। आज की डेट तक तो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर और जानवरों की बॉडी के अंदर, मीन्स जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं, मूवमेंट करते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो मूवमेंट करते हैं, क्या आपको पता है? कुछ प्लांट्स हैं जो मूवमेंट करते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट है नहीं? हम लोगों ने लेबोरेटरी में, मैंने भी किया है, वो आपने भी किया होगा, एक पेड़ का एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा। एक पेड़ को अंधेरे में रखा, राइट, मिस, तो वो ऐसे ही रहा। कुछ दिन के बाद जो है वो उसके एक, वो जो बोर्ड था उसका, जिस बॉक्स में था, उसमें एक छेद कर दिया और उधर से लाइट आ गई, तो वो टिल्ट उधर की तरफ हो गया, ऐसा हो गया। देखो तो मूवमेंट हुआ ना उसका। अच्छा, हम और आप काहे की तरफ मूवमेंट करते हैं? टूवर्ड्स लाइफ, जहाँ से ज़िंदगी मिल रही हो, जहाँ से कुछ जीवन यापन का साधन इकट्ठा कर पाए आप, उसी की तरफ तो मूव करते हैं। पेड़ ने भी मूव किया, और ये तो वो पेड़ है जो मीन्स एक नॉर्मल पेड़ है, नॉर्मल पेड़ भी मूव कर रहा है। कुछ पेड़ होते हैं जो मीन्स क्रीपर्स होते हैं, जो चढ़ जाते हैं किसी के ऊपर भी, ऐसा ऐसा रोल करते हुए, वो ज़्यादा मूव करते हैं, वो ज़्यादा मूव करते हैं। कुछ पेड़ होते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं, मीन्स वो सब्जी वब्जी नहीं खाते, वो सिर्फ गोश्त खाते हैं। वो स्पेशल एक आवाज़ निकालते हैं, कर 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 कर, वो ऐसा करके उनका फूल होता है, वो खुला रहता है, और उसके अंदर वो एक भंवरा आता है, और वो भी एक सेट उसका मीन्स डायमेंशन का, राइट। और वो भंवरा जो है वो उसके अंदर आएगा, वो उसकी डाइट वहाँ पे रखी होती है, और वो जैसे ही आता है वैसी सारी पत्तियाँ उसकी शुक बंद। हाँ, एकाडीन है ना। तो चकड़ 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 की आवाज़ आती है। मैंने पहली बार देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कान लगा के सुना, वो अंदर ही चकड़ 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 वो चूस रहा होगा उसको, और थोड़ी देर के बाद, मीन्स थोड़ी देर मतलब 1-1.5 घंटे के बाद वो पत्तियाँ फिर वापस खुल गई। तो वहाँ देखा तो वो कुचला हुआ पड़ा था बेचारा, काला काला सा रंग का, बस बाकी सब ख़त्म। अच्छा, ये तो वो है जो एक भंवरे को खाया। अभी जो है वो मीन्स अभी नहीं, बहुत पहले से, करीब 80 साल हो गए करीब, साइंटिस्टों ने पता लगाया कि ऐसे जंगलों में, ख़ास करके अफ्रीका के जंगलों में, इस तरीके के पेड़ हैं कि ये पूरे इंसान को लपेट लेते हैं, जानवर लपेट लेते हैं पूरा पूरा अपने साथ। ये जो होती हैं जटाएँ, जटा समझते हैं ना हम लोग, पीपल और बरगद, वो जटाएँ ऐसे खींच लेती हैं, और कांटे होते हैं अंदर घुस रहे, सब सारा खून। हाँ, लेकिन सर 8 किलोमीटर के बाद वो वापस नहीं आता। उसका कोई उसूल, यानी कि कोई सिद्धांत है, कहाँ तक वापस आ जाएगा, कहाँ तक नहीं आएगा।
लेकिन कोई सिद्धांत तो है ना उसका, 8 किलोमीटर तक का तो सिद्धांत है, तो सिद्धांत तो मानना पड़ेगा ना हमको। और हाथ से फेंकने की जहाँ तक बात है तो 8 किलोमीटर तक तो आज तो कोई फेंक नहीं पाया। 8 किलोमीटर मैं तो हाथ की बात कर रहा था। सर एक थ्योरी आप बताए थे पहले क्लास में कि पंच महाभूत से इंसान लाइफ बने। सर अब क्यों नहीं बन रहे? क्या चीज़? यही पंच महाभूत से बात करेंगे फिर कभी, योग में आएगा। योग में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सामने आएंगी। ओके फाइन। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे? कि हर काम का एक प्रिंसिपल है। इस बात को आप अच्छे से बिठा लीजिए। वो प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो इतने जनरल हैं कि मीन्स हम उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंसिपल है कि आप मुझसे कहो कि सर एक पैर उठाइए, उठा लिया, सर अब दूसरा भी उठाइए, तो अब प्रिंसिपल नहीं है। मीन्स इतना जनरल प्रिंसिपल है ये, राइट? ऐसे बहुत सारे हैं, मीन्स इतने कॉमन है कि आपका ध्यान भी नहीं जाता उधर की तरफ। कहा जाता है तो ध्यान जाता है, वरना नहीं जाता, राइट? इसी तरीके से मस्कुलर सिस्टम के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, नर्वस सिस्टम के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, राइट? न्यूरॉन्स के अपने कुछ प्रिंसिपल्स, सबके प्रिंसिपल्स हैं। नर्वस सिस्टम का ये बेसिक एक प्रिंसिपल है कि वो कभी भी अकेले काम नहीं करेगी, साथ में उसके वो हमेशा पेयर में काम करेगी। मस्कुलर सिस्टम, सॉरी, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स जो हैं वो हमेशा पेयर्स में काम करेंगी। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? नहीं, राइट। एक मसल जब भी अपना साइज छोटा करेगी तो दूसरी मसल हमेशा एक्सटेंड करेगी। एक मसल अगर अपना साइज छोटा करेगी, सार्कोमेयर्स अपने अगर छोटी करेगी, अब हम टेक्निकल भाषा में बात करेंगे, अगर सार्कोमेयर्स अपने छोटे करेगी, चाहे वो 1 mm करे छोटा, तो नीचे वाली उसकी दूसरी जो मसल होगी, अपोजिट ग्रुप उसका जो होगा, वो अपना 1 mm सार्कोमेयर बड़ा करेगी। जो छोटा करेगी, इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है भाई, हो गया, बात क्लियर है? हमारा पूरा मस्कुलर सिस्टम, पूरी बॉडी में जो है वो हर मसल का एक पेयर है और वो अपोजिट पेयर है उसके साथ, राइट? मीन्स बाइसेप्स के साथ आप एनाटॉमिकल पोजीशन में आएंगे तो ऐसे ही होंगे ना, राइट? बाइसेप्स के साथ उसका पेयर ट्राइसेप्स है। ये फोर आर्म फ्लेक्सर्स कहलाते हैं। इसमें 85 तरह की मसल्स होती हैं, छोटी बड़ी, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। तो इसके साथ पीछे एक्सटेंसर्स हैं। आपका बॉडी सामने मसल्स हैं, अगर आपका पेक्टोरल्स हैं तो आपके पीछे जो है वो रोम्बॉइड और क्या क्या पता नहीं, राइट? अगर आपका एब्डोमेन है तो उसके पीछे स्पाइनल इरेक्टर उसके पीछे है। अगर क्वाड्रिसेप्स है तो उसके पीछे हैमस्ट्रिंग्स है। इस तरीके का हमारा ओवरऑल अरेंजमेंट है, राइट? और ये हमेशा ग्रुप में काम करेंगे। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, ये हमेशा ऐसे ही काम करेंगे। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स, राइट? अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये जो है वो काम नहीं करेंगे, लेकिन लेबोरेटरिकल कंडीशंस में ये अकेले काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, बाइसेप्स मसल निकालो, उसमें 2 तरफ से इलेक्ट्रिसिटी डालो, उसके 100 के 100 फेसिकल्स एक साथ 100%, है नहीं? अच्छा, वहाँ तो ट्राइसेप्स नहीं है, वहाँ सिर्फ बाइसेप्स है। द सेम इज ट्रू विद बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और कुछ भी ले लो अब आप मसल वहाँ पर, ठीक है? जो मसल के सार्कोमेयर्स छोटे होंगे उनको प्राइम मूवर्स कहते हैं। प्राइम मूवर्स मीन्स मेन जो काम कर रहा होगा,
मेन जो काम कर रहा होगा उसको प्राइम मूवर बोलेंगे, उसको एगोनिस्ट भी बोलेंगे। प्राइम मूवर कह लो और एगोनिस्ट कह लो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। प्राइम मूवर, एगोनिस्ट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ना। ये जो एगोनिस्ट है इसका जो अपोजिट ग्रुप है दैट इज एंटागोनिस्ट। अगर बाइसेप्स इज ए प्राइम मूवर तो एंटागोनिस्ट क्या है इसका? ट्राइसेप्स। गॉट द पॉइंट ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? ऑल ओवर इंडिया, हैप्पी न्यूज इज दिस, ऑल ओवर इंडिया पहली बार में किसी भी फिजिकल एजुकेटर, किसी भी फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट को कभी आज तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, और ये बिल्कुल ठीक होता है। यहां तक बिल्कुल ठीक है। इसके आगे जो बात चलती है वहां गड़बड़ हो जाती है। मीन्स जो प्राइम मूवर है उसे एगोनिस्ट कहते हैं, राइट? उसकी एंटागोनिस्ट उसकी ट्राइसेप्स है। अगर हम रिस्ट कर्लिंग कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज होती है ना रिस्ट कर्लिंग, तो रिस्ट कर्लिंग कर रहे हैं, अगर ये प्राइम मूवर है नहीं, तो ये एक्सटेंसर्स जो हैं वो उसके एंटागोनिस्ट हैं। यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल राइट। क्या ये रोल रिवर्स भी हो जाता है? सर अगर वो 360 डिग्री एंगल पे होगा तो ओके। वैसे अगर शो करेंगे तो मसल से बाइसेप्स से रिलैक्स हो जाएगा, टेंशन चेंज हो जाएगा। मीन्स क्या ये रोल रिवर्स भी हो सकता है? क्या बाइसेप्स हमेशा एगोनिस्ट ही रहेगी? नहीं। अगर भाई ट्राइसेप्स को अगर करना होगा आपको शॉर्टन, इसके सार्कोमेर्स अगर शॉर्टन करने होंगे, भाई हर मसल का अपना काम है ना, है नहीं? बाइसेप्स का क्या काम है? इसके एंगल को छोटा करना। कौन सी हड्डियां हैं यहां? दो। रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना को ह्यूमेरस के पास लाना। ये किसका काम है? बाइसेप्स का काम है। अच्छा, क्या अब ये बाइसेप्स का काम एगोनिस्ट होकर के अब खत्म हो गया क्या? भाई अगर अब ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाएगा तो हाथ कैसे सीधा होगा? अच्छा, हाथ सीधा होगा तो इसका मतलब है कि ट्राइसेप्स को अब अपने सार्कोमेर्स छोटे करने पड़ेंगे, इज़न्ट इट? अगर सार्कोमेर्स ट्राइसेप्स के छोटे होंगे तो अब प्राइम मूवर कौन हो जाएगा? अब ट्राइसेप्स प्राइम मूवर हो जाएगा। यहां हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है। सर नाम भी चेंज हो जाएगा ना? नाम भी चेंज हो जाएगा। अब वो एगोनिस्ट, अब ये एगोनिस्ट हो गई, ये एंटागोनिस्ट हो गई। मैं वही कह रहा हूं, असल में किताबों में आमतौर से और पढ़ाने में कुछ अंदाज ऐसा बन जाता है कि ऐसा समझा जाता है कि बाइसेप्स एगोनिस्ट होती है और ट्राइसेप्स एंटागोनिस्ट होती है, और बात खत्म हो जाती है। तो इसलिए यहां तक तो ठीक होती है, लेकिन चूंकि इनकम्प्लीट रह जाती है बात, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज की, लेग एक्सटेंशन भी ऑल नो, वो नीचे बैठ, उस पर बैठ जाते हैं, एंड देन, है ना, राइट। आपने ऐसा किया तो अब क्वाड्रिसेप्स का काम है पैर को एक्सटेंड करना, तो पैर एक्सटेंड होगा। हैमस्ट्रिंग पीछे आपकी मसल है, उसका काम है कि वैसे ही काम है जैसा बाइसेप्स का काम है, इसीलिए इनको लेग बाइसेप्स बोलते हैं। बैक ऑफ द थाई इज ए लेग बाइसेप्स, राइट। तो बाइसेप्स का काम ऐसे ही जैसे आर्म बाइसेप्स का काम है, वैसे ही थाई बाइसेप्स का काम है, पैरों को मीन्स फीमर की तरफ लेकर के आना, राइट। तो इसमें एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट डिपेंडिंग कि इस वक्त, उस वक्त, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हो क्या रहा है। अगर दो हड्डियां पास आ रही हैं ह्यूमरस के, तो बाइसेप्स इज एगोनिस्ट, ट्राइसेप्स इज एन एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। सर जहाँ पावर लग रहा है वही एगोनिस्ट होना। हाँ, जहां सार्कोमेर छोटे हो रहे हैं, जाहिर सी बात। क्वालिफाई लिया तो हम
लोग बोलेंगे दैट तारिक सर वाज द एंटागोनिस्ट बिहाइंड माय क्लियरिंग द जीआरएफ। एगोनिस्ट जो होता है वो जो काम करता है, और एंटागोनिस्ट मतलब जो बिहाइंड द सीन आपके काम कर रहा है, लेकिन वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एगोनिस्ट है। बिना एंटागोनिस्ट के एगोनिस्ट काम नहीं कर पाएगा। मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में, लेबोरेटरी में कर लेगा। ये बात क्लियर हो पाई है आपको या नहीं हो पाई है? जी एक बार और। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका मेन काम है, मेन काम कोई मसल ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको यू वांट टू लिफ्ट वेट फ्रॉम द फ्लोर, आपने ऊपर से वजन उठाया ऐसा करके, बाई रिड्यूसिंग द एंगल एट योर एल्बो, राइट। तो अब इसमें मेन काम जो है वो आपके बाइसेप्स का है, ठीक है नहीं? तो ये जो मेन काम आपका बाइसेप्स का है, तो ये प्राइम मूवर हो गया। प्राइम इसके बगैर होगा नहीं भाई, इनका काम तो है नहीं, ये तो उठाएंगे नहीं। तो प्राइम मूवर ये हैं। तो जो प्राइम मूवर है वो एगोनिस्ट है। इसका जो अपोजिट मसल ग्रुप होगा, इसका जो अपोजिट होगा वो एंटागोनिस्ट होगा, और वो अपने सार्कोमेयर्स को उतना ही स्ट्रेच करेगा जितना प्राइम मूवर अपने सार्कोमेयर्स को छोटा कर रहा है। अगर सार्कोमेयर 1 mm कम हुआ है तो ये 1 mm अपना स्ट्रेच करेगा, बढ़ाएगा, राइट। लेकिन इसमें एक चीज को समझ, पहले लिख लीजिए इसको। एगोनिस्ट पे टेंशन ज्यादा होगा, एंटागोनिस्ट पे टेंशन होगा मगर कम होगा। मतलब उतना टेंशन नहीं होगा उसका। एक मीन्स आप कहो मसल की, अभी हम लोग जब प्रॉपर्टीज ऑफ मसल पे आएंगे तो हम लोग वहाँ बात करेंगे। वो स्ट्रेचेबिलिटी का होता है उसमें, मसल में, तो वो स्ट्रेचेबिलिटी प्रॉपर्टी पे कर लेती है वो। क्या चीज? हाँ, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक भी कहते हैं, आएगा वो आगे। ठीक है भाई, बात क्लियर है अभी? फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। कोई भी मसल आइसोलेशन में काम नहीं करती, वो अपने पेयर में काम करेगी। जब हम पेयर में बात करते हैं तो मतलब हमारी मसल्स का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके का है कि उसके जो अपोजिट पोर्शन है बॉडी का, राइट, वहाँ पर भी उसका सपोर्टिंग मसल लगी हुई है। अगर हम इसको प्राइम मूवर मानेंगे, पेक्टोरल्स को, चेस्ट मसल्स को, तो अपर बैक मसल्स जो है वो इसकी एंटागोनिस्ट होंगी। बात क्लियर है? नो प्रॉब्लम एट ऑल? ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर, राइट। जो मसल्स हमारी प्राइम मूवर्स हैं वो एगोनिस्ट हैं, जो उसका अपोजिट मसल ग्रुप है वो एंटागोनिस्ट है। ये भी बिल्कुल क्लियर, राइट। एक मसल जो एगोनिस्ट है किसी भी मसल ग्रुप में, किसी भी फंक्शन में, जो एगोनिस्ट है वो और एंटागोनिस्ट है, वो दोनों एक साथ टेंशन, इक्वल अमाउंट के टेंशन कभी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट बराबर अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन कभी नहीं करेंगे। अगर कर दिया तो क्या होगा? नो मोशन, दोनों मसल ऐसी हो जाएंगी। मीन्स मैं बाइसेप्स भी अभी वो कर लूं अपनी पूरी स्टिमुलेट, और ट्राइसेप्स भी कर लूं। अब आप हिला लो मेरा हाथ,
मूवमेंट ही नहीं होगा, इजंट इट? राइट? आपको मूवमेंट करने के लिए एक के अंदर प्रोडक्शन ऑफ टेंशन कम करना पड़ेगा और दूसरे के अंदर प्रोडक्शन ऑफ टेंशन ज्यादा करना पड़ेगा। इसको आमतौर से किताबों में लिख देते हैं, जैसे मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, जानबूझ के लिखा हुआ है। इसको आमतौर से लिख देते हैं, इफ वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द अनदर रिलैक्सेस, जो कि हालांकि गलत है, टेक्निकली गलत है। एंटागोनिस्ट इज नॉट रिलैक्सिंग, इट इज ए प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन। अगर प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन नहीं होगा तो सर्कोमेर स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होगी उसके अंदर, लेकिन दैट प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन इज नॉट इक्वल टू दी प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन इन एन एंटागोनिस्ट। तो कभी भी एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट कभी भी आपस में सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेंशन नहीं करेंगे। इसको लिख लीजिए, ये आएगा नहीं यहां पर। सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन will never ever take place in agonist and antagonist. Will never ever. ठीक है भाई, हो गया? प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन, प्रोडक्शन ऑफ टेंशन विल नेवर एवर, कभी भी को कहते हैं नेवर एवर, विल नेवर एवर टेक प्लेस इक्वली इन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। अगर ऐसा हो गया तो नो मूवमेंट विल टेक प्लेस। या तो दोनों ही फिर रिलैक्स हो जाएंगी तो भी नहीं होगा मूवमेंट, या दोनों ही टाइट हो जाएंगी तो भी नहीं होगा मूवमेंट। हो गया भाई मसला? ओके राइट। ये वो मसल, वो एग्जाम्पल हम लोग जो ले रहे थे वो एग्जाम्पल है यहां पर। तो ये जब भी हम कहते हैं इसको, ये बात एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा गौर से देख लीजिए। आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में यू वुड फाइंड व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर रिलैक्सेस। ये तो ठीक है, लेकिन ये टेक्निकली गलत है। ये ठीक है, ये गलत है। लेकिन जब कोई चीज समाज में मीन्स जब फैल जाती है तो आपको, अरे वो तो ध्यान नहीं जाता आपका, लेकिन जो आपके सामने खड़ा हो, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है इन दोनों में आपको फर्क बता दूं मैं, है नहीं? हो सकता है कि अब से 10 साल के बाद जब आप जैसी जनरेशन आगे आ जाएगी तो फिर ये रिलैक्सेस किताबों में से ख़त्म ही हो जाएगा, फिर वो चलेगा ही नहीं। पीछे ध्यान नहीं दिया तो ये रिलैक्सेस आज तक चल रहा है। ऐसे ही जैसे बकरी दूध देती है, क्या सही है ये? हाँ, बकरी तो दूध देती है, नहीं, दूध निकालना पड़ता है। अरे क्या क्या देती है आपको आके? हाँ, है नहीं? जैसे कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, नहीं खोना पड़ता, नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो ऐसे चल पड़ता है। आटा पिसा लाते हैं हम। ओके फाइन, तो हमारा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्लियर हो गया? यहां तक कोई इशू नहीं है? अब ये बहुत सारे वो हैं, आप इसको जब मैं आपको भेजूंगा तो आप इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अभी तक
रिटन एग्जाम्स में। अभी तक इतने एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, इतने आ चुके हैं, तो उतने की लिस्ट आपके पास मौजूद है। इसके लिए मुझे एक बार थैंक यू बोल दिया यार, इतनी मेहनत करी मैंने आपके राइट। तो इतने तो आ चुके, आगे का पता नहीं और कितने आ जाएं। बात क्लियर है? ओके फाइन। फिक्सेटर, फिक्सेटर, फिक्सेटर से हमें समझ में आ रहा है ना, फिक्सेटर मतलब कुछ चीज फिक्स करने वाले, राइट। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जब मूवमेंट होता है तो कुछ तो जॉइंट्स हैं जो मूव कर रहे होते हैं और कुछ जॉइंट्स जो हैं वो अपनी जगह फिक्स होते हैं। अगर वो अपनी जगह फिक्स नहीं हो और वो भी लचर पचर करें तो क्या मूवमेंट हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन फिर वो रिदमिक मूवमेंट नहीं कहलाएगा, फिर वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा, फिर साइकिल जो है वो नहीं चल रही होगी, राइट। फिर वो साइकिल वो चल रही होगी कि इसने अभी अभी सीखी है चलानी, तभी सारे मूवमेंट्स एक साथ चल रहे होते हैं। साइकिल चलाते पे आपको मीन्स ये आपके मूवमेंट होने चाहिए और ऊपर की बॉडी आपकी जो है वो स्टेबलाइज्ड होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे स्टेबलाइज्ड होनी चाहिए कि आपके ये हाथ जो हैं इनके मुकाबले में कम चलें। अगर ये भी ज़्यादा चल गए, राइट, ओके, तो यानी कि बॉडी को कुछ तो हमें मूव करने वाले ऑर्गन्स चाहिए, प्राइम मूवर्स जिनको हम बोल रहे हैं। तो जहां प्राइम मूवर होगा तो वहां पे उसका एंटागोनिस्ट भी उसके साथ काम कर रहा होगा, लेकिन और दूसरी जगहों पे या उन्हीं चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए, फिक्स करने के लिए, ताकि एक जगह मौजूद रहें, ताकि वो प्राइम मूवर्स, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट अच्छे से कोऑर्डिनेशन बना पाएं, उसके लिए हमारी बॉडी को एक जगह स्टेबलाइज करके रखने के लिए भी कुछ मसल्स चाहिए, उनको फिक्सेटर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? लिखो जल्दी से, पहले एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊं आपको। बॉडी के अंदर मूवमेंट्स करने के लिए कुछ तो हमको प्राइम मूवर्स चाहिए, और जहां प्राइम मूवर्स होंगे वहां एंटागोनिस्ट भी होगा, लेकिन वो मूवमेंट तब तक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे ऑर्गन्स फिक्स ना हो अपनी जगह। उनको फिक्स करने का काम भी मसल्स का ही है। जो मसल्स फिक्स करके रखती हैं ऑर्गन्स को, उनको फिक्सेटर बोलते हैं। एक ही साथ काम कर रहे होंगे, ये सब एक ही साथ काम कर रहे होंगे, एक ही साथ काम कर रहे होंगे, ये अलग अलग काम नहीं करेंगे। अभी हम लोग बाइसेप्स के उसमें आएंगे, अगर ऐसा हो रहा होगा तो, और फिक्सेटर ना हो तो ये ऐसे ऐसे हिल रहे होंगे। फिर ये अभी आप क्या कहते हो, मीन्स जैसे बारबेल कर्लिंग है, तो बारबेल कर्लिंग में आप बोलते हो कि ऐसा ऐसा करो। क्या आप ऐसा भी बोलते हो कि जब वेट जाए तो ऐसे ऐसे? नहीं, नो, ऐसा फिक्स, राइट। इसका मतलब है कि इसमें तो कुछ एगोनिस्ट है, कुछ एंटागोनिस्ट है, और ये बॉडी पूरी फिक्स है, तो ये भी तो मसल्स ही कर रहे होंगे ना काम। हड्डी का काम तो है नहीं इसको जड़वत रखना, जड़वत तो मसल्स ही रखेगी। तो वो जो मसल्स जड़वत रखे हुए हैं वो फिक्सेटर, बॉडी को फिक्स किए हुए, वो गलत करते हैं। लिख लिया आपने? आपने लिख लिया? अनमता आपने लिख लिया? क्या लिखा? क्या लिखा है वो मुझे बताओ। Fixator is a status that acts to the elimination to the unwanted movement of an agonist or prime mover.
आपने लिख लिया मीनाक्षी? फिर क्यों बातें करी उससे? टेक केयर बेटे। मेरी नज़रों में कभी कभी कुछ लोग चढ़ जाते हैं, और चढ़ जाते हैं तो उनका जीवन फिर बड़ा हराम कर देता हूँ, या तो अपना कर लेता हूँ या उनका कर देता हूँ। टेक केयर कि आप ना चढ़ो। राइट। अभी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं बाइसेप्स मसल्स का। बाइसेप्स मसल्स में हमने एगोनिस्ट देखा, बाइसेप्स को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। बाइसेप्स एगोनिस्ट, ट्राइसेप्स एंटागोनिस्ट, ये तक बात क्लियर है? राइट, ओके। ये जो हमारा बाइसेप्स है, इसके 2 पॉइंट्स हैं अटैचमेंट के। एक आपका जो है वो यहां पर है पॉइंट, और एक यहां पर पॉइंट है। राइट, ये जो पॉइंट है ये तो एल्बो पे है, राइट, फोरआर्म की किसी हड्डी पे है। राइट, ये जो पॉइंट है ये कहां है? स्कैपुला। राइट। फिजिकल एजुकेशन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत बड़ा या मिसकॉन्सेप्शन कह लीजिए कि हमारी जो बाइसेप्स है, पता नहीं क्यों कहाँ से पढ़ा दिया गया है। मैंने भी पढ़ा है उसको, जब तक मैं यहाँ पढ़ा, जब तक एनाटॉमी, जब तक यहाँ मैंने पढ़ा, मैंने पहली बार मेहदी सर से पढ़ा कि बाइसेप्स हमारी जो है वो कभी ह्यूमेरस पे अटैच्ड नहीं होती है, वो हमेशा जो है वो स्कैपुला पे पीछे अटैच्ड होती है। ये स्कैपुला है ना मसल पूरी, ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। राइट, ये उसकी कोराकॉइड प्रोसेस है, स्केलेटल सिस्टम का स्कैपुला का कोराकॉइड प्रोसेस, ये उसकी जो ऐसे हड्डियां निकली हुई हैं। राइट, ओके, हाँ, राइट। तो यहां पर जो है वो इसका अटैचमेंट है, जो कि हमको इस डायग्राम में अच्छे से दिखाई दे रहा है। बाइसेप्स, बाइसेप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 2 हेड्स होते हैं। देख रहे हैं आप 2 हेड्स? बाई मीन्स 2, ट्राई इसके 3 होंगे। ये पीछे जाकर के इसके 3 हेड्स होंगे। एक हेड है अभी, और जब वहां आएंगे तो अब हम लोग उस पर बात करेंगे। तो इसके 3 हेड्स होंगे। क्वाड्री 4, यानी कि इसके 4 हेड्स होंगे, वो अलग अलग होंगे। जब वहां आएंगे तो वहां बात करेंगे हम लोग। ओके, फाइन। तो ये जो है वो स्कैपुला पे अटैच्ड है। अच्छा, स्कैपुला अपने आप में फ्रीली मूवेबल बोन है। देखो ना, ऐसा ये सारा मूवमेंट ऐसा बात करी थी ना हमने, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, ऊपर नीचे, क्या क्या, ऐसा ऐसा, ये सारे मूवमेंट कर लेती है। ये बोन ये सारे मूवमेंट कर लेती है। राइट, अभी आप बाइसेप्स भी बाइसेप्स कर्लिंग कर रहे हो, साथ में ये भी अगर हिल जाए तो कैसी वाली बाइसेप्स हो रही होगी फिर, है ना? राइट, तो इसको फिक्स करने के लिए ये स्कैपुला के पीछे की मसल्स हैं, स्कैपुला को चिपकाए हुए हैं। ये हर स्केलेटल मसल अपनी बोन से चिपकी हुई है ना, ये अपनी मसल हड्डी से चिपकी हुई है, इसीलिए स्केलेटल मसल बोलते हैं इसको। राइट, ये जितनी भी हैं मसल्स छोटी छोटी, ये देख लीजिएगा आप उसमें नाम, है ना, ये सारी मसल्स उस वक्त बिल्कुल टेंस्ड हो जाती हैं। प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन विदाउट मूवमेंट, टेंशन ऑफ ए मूवमेंट, प्रोडक्शन ऑफ ए मूवमेंट और प्रोडक्शन ऑफ ए टेंशन विदाउट मूवमेंट इनमें हो जाता है। यानी कि ये पूरे स्कैपुला के ये जो फ्री मूवमेंट है इसको बिल्कुल फिक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से अब आप आराम के साथ जो है वो अपनी इस एक्सरसाइज को कर लेते हो। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फिक्सेटर। बिल्कुल क्लियर? या इसमें हेडेक कोई नहीं? राइट, थैंक यू वेरी मच।